इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। जमहूरियत जमहूरियत ये जो राग अलापा जा रहा है, इस राग के बारे में जो हमें दिन रात सुनाया जाता है, क्या इस्लामिक डेमोक्रेसी और वेस्टर्न डेमोक्रेसी में कोई फर्क है? दूसरी बात करेंगे कि 1971 में क्या हुआ था और उस 1971 के हालात आज से इतनी मुमासलत क्यों रखते हैं, क्यों एक जैसे हालात नजर आते हैं। तीसरी बात हम करेंगे कि मिनहसुल कौम हम आज कहां पे खड़े हैं, हमने अपने मुल्क के साथ ऐसा किया क्या है जो हमें पे ऑफ करेगा या जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ये हमारा प्लेटफॉर्म एस्केप फ्रॉम केज टैगलाइन से लेट्स बिल्ड द करैक्टर, वी हैव टू यूनाइट टुगेदर टू बिल्ड आवर करैक्टर एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी नेशन। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, अपने जितने भी आप लोगों के जितने आइडियाज़ हैं वो भी हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और इस मुहिम में एक दूसरे का साथ दें। ये क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। सो दोस्तों, हम करेंगे बात डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन वी आर टॉट इन द स्कूल्स, क्या गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। This is the Western definition of the democracy. But as we talk about the democracy in Islam, Islamic democracy की definition बिल्कुल different है। वहाँ पे people जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को फॉर्म तो कर सकते हैं, कुछ कानून बना भी सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी कानून वो फॉलो करेंगे जो अल्लाह अलमाइटी ने, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इम्पोज किए हैं थ्रू कुरान एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू सुन्ना इस कौम को दिए। एज ए मुसलमान हम उस सब चीजों को फॉलो करें। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जहां पे सब कुछ सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री। बट इन इस्लामिक जो आपकी डेमोक्रेसी है वहां पे सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी उस स्टेट में जहां पे इस्लामिक डेमोक्रेसी है वहां पे कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि अल्लाह के बनाए कानून के खिलाफ हो, जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। तो दिस इज द बेसिक डेमोक्रेसी डिफरेंस बिटवीन टू डेफिनेशंस ऑफ दीज डेमोक्रेसीज। सो यहां से वेस्टर्न डेमोक्रेसी और इस्लामिक जो डेमोक्रेसी है वो दोनों डिफरेंट चीज है। अब अगर बात करें कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की, इससे पहले एक बात जो अहम है वो मैं बताता चलूं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि हम मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान से सिर्फ मगरबी पाकिस्तान रह गए थे, यानी कि हम एक डिवीजन करवा बैठे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते करते। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसके अंदर भी सबसे पहली जो क्लॉज शामिल की गई, एक तो नाम के बारे में, सेकंड ये कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि कुरान और सुन्ना के खिलाफ। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है जो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान में तमाम कवानीन ऐसे हैं जो कुरान और सुन्ना को फोकस करते हैं, यानी कोई भी चीज कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं है? इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढे और मैं भी ढूंढता हूं। और यहां से क्योंकि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आजकल जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, दैट इज वेरी पैथेटिक। ऐसी कि शायद जंगलों में भी इस तरह के कवानीन नहीं होते, इस तरह के लोग नहीं बसते। दुनिया में पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, पाकिस्तानी सोसाइटी की ये जो मिसालें हैं ये शायद आने वाले दिनों में पढ़ाई जाएंगी कि एक कौम ऐसी भी बसती थी कि उनके दरमियान में ना अदालतों को कोई एहतराम था, ना कवानीन की पासदारी थी, ना कोई अखलाकियात थी, ना कोई सोशलिज्म था। ये आज पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले भी ये हुआ था 1971। 1971 में भी सिर्फ इक्वालिटी को खत्म किया गया, जस्टिस को बरूए कार लाया गया। चंद जहनों की एक तकलीफ थी कि ऐसा इस मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके कुछ डू भी होंगे, कुछ डोंट्स भी होंगे, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। आप अगर उस दौर में बात करें, जैसे एक शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो साहब के साथ एक मामला चले, इस्टेब्लिशमेंट भुट्टो साहब के साथ थी जबकि मेजोरिटी जो थी शेख मुजीबुर रहमान के साथ। इखलाकियात, सोशलिज्म, कानून, जस्टिस, इक्वालिटी, यही बात कहती थी कि शेख मुजीबुर रहमान को उस वक्त भी गवर्नमेंट दे दी जाए,
लेकिन इंतखाबात कराने के बावजूद, गिवन सर्कमस्टांसिस पे इंतखाबात कराने के बावजूद भी जस्टिस को बरूए कार रख दिया गया, छोड़ दिया गया, सोशल जस्टिस को छोड़ दिया गया, इखलाकियात की हर चीज के परहच्चे उड़ा के हाथ में पकड़ दिए गए, हर तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत देखी गई। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सिवाय नफरत के कुछ नहीं निकला। कुछ साल पहले 1971 से कुछ साल पहले, तो उस वक्त कुछ साल पहले जब पाकिस्तान बनने का आगाज हुआ था तो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे मगरबी पाकिस्तान से, मशरकी पाकिस्तान से, जो इस वक्त बांग्लादेश है, या इंडिया के अंदर वो रियासतें जो कि मुसलमान मेजोरिटी के अंदर थे, हर शख्स ने कुर्बानी दी थी एक ऐसी स्टेट बनाने के लिए जहां पे इस्लाम का निफाज किया जाए, जहां पे सोशल जस्टिस हो, जहां पे सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह हो, अल्लाह के कानून के मुताबिक हर चीज चलनी चाहिए। लेकिन हम चंद सालों में, चंद दहाइयों में ये सब चीजें भूल गए। वो जो दो कौमी नजरिया था, वो दो कौमी नजरिया 1971 में आकर दफन हो गया, क्योंकि हमने सोवरेनिटी को खत्म करके सोवरेनिटी को अल्लाह के बजाय चंद हाथों में तस्लीम कर लिया था। हमने सोवरेनिटी को एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में तस्लीम कर लिया था। हमने सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, हर चीज को बरूए कार ले आए थे। हमने उसकी जो तजाद कर दिया था। हमने दूसरी कौमों को नीचा दिखाने की हर तरह से कोशिश की थी। हमने कहीं पे इक्वालिटी की बात नहीं की, हमने कहीं जस्टिस की बात नहीं की। तो उसका नतीजा क्या निकला? नफरतें बढ़ी। नफरतें इतनी हद तक बढ़ी कि फिर कत्लो गारत हुई, फिर कुर्बानियां देनी पड़ गई, फिर लोग मरे, फिर खून बहा। अब इस बार दो कौमी नजरिया नहीं था। इस दफा डिवाइड इस्लाम के नाम पे नहीं थी, इस दफा डिवाइड सोशल जस्टिस के नाम पे थी। वो सच था, वो झूठ था, लेकिन गलतियां तो सब पे हुई। एस्टेब्लिशमेंट से हुई, भुट्टो साहब से हुई, शेख मुजीबुर रहमान से भी हुई होंगी। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इतने बड़े सोशल जस्टिस के बाद, इनजस्टिस के बाद, क्या आप उनका कोई कसूर निकाल सकते हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट के वो किरदार जिन्होंने अहम किरदार अदा किया था इस सेपरेशन के अंदर, आप उनको कुछ कह सकते हैं? क्या उनको हमने फिर गार्ड ऑफ ऑनर्स के साथ दफन नहीं किया? क्या हमने 21 तोपों की सलामी उनके मरने के ऊपर उनको नहीं दी? क्यों? क्योंकि ना हमने तब सोशल जस्टिस किया, ना हमने तब सोशल जस्टिस किया, ना हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा। आज फिर 2021-22-23 के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया, होगा खराब, बहुत सारे काम खराब होंगे। अब सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के मुताबिक 13 जमातें और एक जमात जिसके पास मेजोरिटी है उसको उठा के गवर्नमेंट से बाहर कर दे। उसके बाद लोगों का एक जम्मे गफीर इमरान खान के साथ था। पीडीएम 13 जमातों की एक बहुत बड़ी पार्टी, जो कि एक इत्तेहाद था, जो कि गैर फितरी था, जो कि चंद मुफादात की खातिर अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए, आखिर उठा दिया गया। वहां पे भी जो मुल्जिम थे उन्होंने कवानीन बनाए, उन्होंने कवानीन को डिलीट किया, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वो शिक जो कहती है कि यहां पे कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो कि कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो, उसी को वायलेट कर दिया। मुल्जिम कैसे अपने लिए कवानीन बना सकता? मुल्जिम कैसे, और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स कैसे ऑपोजिशन के बगैर कवानीन बना सकती? कहां गए थे वो इदारे? क्या एस्टेब्लिशमेंट की इमा के ऊपर ये सारा कुछ हुआ? क्या एस्टेब्लिशमेंट की इमा के बगैर ये सारा कुछ पॉसिबल था? सवाल मैं फिर खड़े करता हूं। फिर उसके बाद जो आज तक सारा सिलसिला कार चल रहा है, क्या इससे नफरतें नहीं बढ़ रही? क्या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना खुला कभी कोई बोल सकता था जितना खुला आप लोग बोल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता था। हम जब छोटे थे, जब हम फौज की गाड़ियां देखते थे तो हम सलूट करते थे, उनको फूल पेश करते थे। एक शहादत का जज्बा था कि इन लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। चंद जर्नैलों, उनकी मुराद, उनकी तमाम बेनिफिट्स के लिए आप पूरी पाक फौज को बदनाम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं। आपने फिर नफरतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। सिंधी का नारा अलहदा, पख्तून का नारा अलहदा, बलोची का नारा अलहदा, कश्मीरी का नारा अलहदा, पंजाबी का नारा अलहदा, और ये सारी
जो आज पार्टीज मिली हैं जिन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा नहीं होने दिया। आप एएनपी की बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लें, इसकी पार्टी की बात कर लें, एमक्यूएम की बात कर लें, इवन नवाज शरीफ की बात कर लें, इन्होंने कब सूबाई तासुब की बेस के ऊपर नारे नहीं लगाए? अगर नारे नहीं लगाए तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं गलत कह रहा हूं। जाग पंजाबी जाग का नारा हो, आप सिंधु देश का नारा हो, आप अफगानिस्तान से केपीके के इलाहा की बारी हो, या बलोचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों की बारी हो, क्या ये तमाम पार्टियां इन लोगों को स्ट्रॉन्ग, आप इन लोगों को सपोर्ट नहीं करती? नहीं। ये सब लोग अपने मुफाद के लिए तो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, लेकिन पाकिस्तान का मुफाद कहां है? ये एक कौम को इकट्ठा क्यों नहीं होने देते? आज दरिया सिंध पे डैम नहीं बन सकता क्योंकि सिंध को एतराज है, केपीके को एतराज है, पंजाब वाले ज्यादा बेनिफिट लेंगे। एक कौमियत की तरफ हम आए नहीं। हम लोगों को तो ये पंजाबी के नाम पर, पख्तून के नाम पर, बलोच के नाम पर, सिंधी के नाम पर लड़वाते रहे। हम इनके पीछे नारे लगाते हैं, हम इनके पीछे मारे खाते हैं, हम ना जाने इन लोगों के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करते हैं। और ये हर वक्त ये मुल्क जो है एक खास बहरान का शिकार है। पिछले कई दहाइयां उठा के देख ले, हमें मंगता बना दिया इन्होंने, बेकारी बना दिया। हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं, ये अपने मुफाद के लिए तो जुड़ जाते हैं, अपने मुफाद के लिए कानून साजियां भी हो जाती हैं, अपने मुफाद के लिए हर चीज हो जाती है। नहीं होती तो अवाम के मुफाद के लिए कोई कानून साजी नहीं होगी। ये 13 जमातें जुड़ गई जो कि एस्टेब्लिशमेंट जिनका सपोर्ट कर रही है। अब हम एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहें? एस्टेब्लिशमेंट में वो लोग हैं जो पाकिस्तान के करता धरता है, अहम ओहदों के अंदर फाइज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसीज बनानी होती हैं। अगर वो इन लोगों का सपोर्ट करते हैं तो उन लोगों को मैं क्या कहूं? उन लोगों के जिन्होंने इनसे आहनी हाथों के साथ निपटना था, उन लोगों को मैं क्या कहूं? जवाब तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप लोग जुड़ो, कलेक्टिवली जुड़ो। अब आज की बात, इमरान खान उसके कारकुनों को इस तरह से कहा जाता है, जिस पार्टी के पास 52% से ज्यादा पॉपुलैरिटी है अकॉर्डिंग टू द सर्विस, लेकिन उस पार्टी के नौजवानों के लिए, उसके कारकुनों के लिए, उसकी खवातीन के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं कि मत पूछिए। इससे नफरतें बढ़ रही है ना। इस्टेब्लिशमेंट को कोई इस तरह नंगी बातें करता था जिस तरह आज बातें हो रही हैं, लेकिन वो उन्होंने अपना रवैया नहीं बदलना। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा, कितने मुफाद परस्त हैं ये सारे लोग। कब तक होता रहेगा? ये लोग तो अपने मुफाद के लिए जुड़ जाते हैं, आप अपने मुफाद के लिए क्यों नहीं जुड़ते? आप सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, आप इसके लिए कोशिश क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं हर उस चीज के लिए खड़े होते जो आपके हुकूक की नफी करती? आप कुछ भी नहीं करेंगे। वो आपको जब चाहे पख्तून के नाम पे लड़ाएंगे, वो जब चाहे आपको सिंधी के नाम पे लड़ाएंगे, वो जब चाहे आपको पंजाबी के नाम पे, जब चाहे बलोची के नाम पे लड़ाएंगे। लेकिन जब अपना मुफाद आएगा तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं जुड़ेंगे। हम सिंधी के बारे में गलत कहेंगे, सिंधी हमारे बारे में गलत कहेगा, बलोची हमें कुछ गलत समझेगा। केपीके में जो पख्तून है वो उनके अपनी एक चल रही है। और यार ये बात भी तो समझो, इस मुल्क में हर बंदा ही मजलूम है सिवाय इस एस्टेब्लिशमेंट के, सिवाय इन अमीर लोगों के, सिवाय इस ताकतवर लोगों के। खुदारा आप जुड़ जाओ। अब एक दफा इसके लिए कोशिश कर लें। अगर खान आके ये कोशिश कर रहा है तो उस बंदे की सबसे बड़ी ग्रेटनेस यही इसी बात पे खड़ी है कि यार वो मुल्क छोड़ के नहीं गया, कम से कम यहां बैठकर हर चीज का जो है मुकाबला कर रहा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पैगाम है यार, कब तक नफरतें पैदा करोगे? नफरतें इतनी ना बढ़ा लेना कि कल आपकी गाड़ियों को देखकर लोग दिलों में गालियां निकालें, शायद आपके डर की वजह से खामोश हो जाए। और यह भी कभी वक्त ना आए कि आपका डर भी खत्म हो जाए। तो इन नफरतों को छोड़िए, आम आदमी के तौर पर भी जुड़ के रहिए, एक दूसरे के कलेक्टिव मफादात का ख्याल रखिए, इसे शराफिया से जान छुड़ाइए, अपने करैक्टर बिल्ड कीजिए और उठिए अपने हकूक के लिए, बाहर निकलिए, आवाज उठाइए, सवाल कीजिए। सवाल सुने नहीं जाएंगे, आवाजें दबा दी जाएंगी, लेकिन कितनी आवाजें दबा सकते हैं? बस इसी पैगाम के साथ अगर आपके पास कोई और चीज है जो आप चाहते हैं कि डिस्कशन में लाई जाए, आप कमेंट में बताएं, हम उसको भी अपने साथ लेके चलेंगे ताकि हम इस सोसाइटी के अंदर
एक बारिश का पहला कतरा बन सके जो कि बेटरमेंट ऑफ दिस सोसाइटी जा सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।